वेलकम गाइस, वेलकम बैक इन ड्रीम है एकेडमी। तो जैसे कि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि हम डिफरेंट जो एसएसबी के कोर्सेज है, क्रैश कोर्सेज है, हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके रिलेटेड हमने पॉलिटी के कुछ क्रैश कोर्स में पॉलिटी का एक लेक्चर लाया था हम लोगों ने आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वो लेक्चर नंबर 1 मिला होगा हमारी चैनल पे ड्रीम है एकेडमी में, लेक्चर नंबर 1। और एक बात है, ये सारा कुछ हम आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जूम एप्लीकेशन में। इसकी एक कंडीशन है आप लोगों के लिए कि आप हमारे टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि हम अपनी लिंक आप तक वहाँ ही पहुँचा सकते हैं। जो भी हमारी मीटिंग की लिंक होगी, जूम ऐप की जो भी मीटिंग लिंक होगी, वो हम आपको टेलीग्राम थ्रू ही पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च करना है @dream_high_academy, हमारी एकेडमी के नाम से ही है लिंक, ठीक है। ये ना ड्रीम हाई एकेडमी के नाम से ही ये चैनल। तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। जो ही हम आप लोगों तक लिंक शेयर कर लेंगे, आप फटाक से हमारे सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे। चूंकि एक क्रैश कोर्स है, डिफरेंट एग्जाम्स ऑन रो है, बहुत सारे एग्जाम्स है, जैसे कि 12 जून को आपका शायद फाइनेंस इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, उसके रिलेटेड हमने जो सेशन है वो स्टार्ट किया था। तो उसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम होता है। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे। जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा अपनी नोटबुक पे आप नोट करते जाइएगा। थोड़ा आज हमारी स्पीड फास्ट रहेगी, क्योंकि हमें 12 जून तक आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवा के देना है। सो हम कोशिश कर लेंगे 12 जून तक आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो क्रैश कोर्स से इतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, बट कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिस नहीं कर लेंगे। सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो चलिए, हमने देखा था इंडियन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें, जिसमें हमने फिर एक चीज़ देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट हुआ। उससे पहले भी और एक चीज़ हमने देखा कि 29 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है, जो कि जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को प्रिपेयर कर ले। और हमने ये भी देखा हमारे लास्ट लेक्चर पे कि ड्राफ्टिंग कमेटी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो है वो आगे पेश करती है ऑन 21 फरवरी 1948। उसके बाद हमने देखा 15 नवंबर से लेके जो लास्ट पॉइंट हमारे टॉपिक का रहा था, लास्ट के लेक्चर में ये लास्ट पॉइंट था, यहाँ पे हमने अपना सेशन कंक्लूड किया था। 15 नवंबर से लेके 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949, इंपॉर्टेंट डेट है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट आया, यानी कि इसने एनालाइज किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एनालाइज किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे, ओके, और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे अमेंड भी किया गया। तो अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास कुछ अमेंडमेंट तब हुई थी, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को पेश किया गया था, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ओके। सो आगे बढ़ लेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए देखिए, आज का लेक्चर में हमारा जो पहला चीज़ है, पहला पॉइंट जो रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवोटेड। याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने दिन डिवोट किए, किसके लिए, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, इसको पढ़ने के लिए 114 डेज। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवोटेड ओनली 114 डेज। और मैंने आपको बता दिया कि ड्राफ्टिंग कमेटी को लगे लेस देन 6 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 141 डेज, एग्जैक्टली 141 डेज लगे ड्राफ्टिंग कमेटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। ये लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवोटेड ओनली 114 डेज, ठीक है, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद क्या होता है, 24 कॉन्स्टिट्यूएंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट है, वाज साइनड बाय 284 मेंबर्स, यानी कि मैक्सिमम मेंबर्स ने, क्योंकि टोटल कैपेसिटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 299, आउट ऑफ 299, 284 ने क्या किया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट के ऊपर साइन किया था, यानी कि दे हैव एग्रीड विद दिस ड्राफ्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि 24 जैन को कंसेंट मिला 284 मेंबर्स का।
उसके बाद क्या होता है, 26 ऑफ जैन 1950, जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ऑन दिस वेरी डे, ऑन 26 ऑफ जैन 1950 क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इन्फोर्सड। मैंने आपको पहले भी बता दिया, इन्फोर्समेंट डेट कुछ अलग से है और एडॉप्शन डेट कुछ अलग से है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में हमने देख लिया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिल्कुल तैयार था और इसको एडॉप्ट किया था इस दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। लेकिन एनफोर्समेंट डे कब है, एनफोर्स कब किया गया था, इसके जो यानी कि हमारा आइन जो है, जो हमारा आइन है वो लागू कब हुआ था, एनफोर्स हुआ था 26 ऑफ जैन 1950। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखना। दिस इज नॉट एडॉप्शन डेट। अगर एडॉप्शन आएगा कब एडॉप्ट हुआ था तो तब 1949 वाला डेट है 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर इन्फोर्समेंट डे आता है तो आपको 26 ऑफ जैन 1950 लिखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार था, तो 26 ऑफ जैन में जाके क्यों ये इन्फोर्स हुआ, क्योंकि भाई पूर्णा स्वराज, आप हिस्ट्री में ये चीज़ें देखेंगे, पूर्णा स्वराज डे या इंडिपेंडेंस डे बनाया गया था, ठीक है। तो ऑन द सेम डे, ठीक है, द 26 जैन को ही पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट किया गया था, इसीलिए 26 ऑफ जैन 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। सो आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्योंकि क्रैश कोर्स है इसीलिए हम आपको चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, बट जितना भी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुँचाएंगे। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टोटल कितना टाइम लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। सो इट टुक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 years 11 months, याद रखना, 2 years it took constituent assembly, 2 years 11 months and 18 days, 2 years 11 months and 18 days to prepare the constitution of India, याद रखना, to prepare the constitution of India. So it took constituent assembly 2 years 11 months and 18 days. रिपीट करता हूँ मैं ये चीज़ें क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में. So it took constituent assembly 2 years 11 months and 18 days to prepare the constitution. And constituent assembly कितनी बार इसकी मीटिंग्स हुई है, कितनी बार इसकी सेशंस हुई है, it had total 11 sessions. याद रखना कितने सेशंस हुए. And the constituent assembly had 11 sessions in total to prepare the constitution of India. I hope यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. अब एक्सचेकर कितना खर्चा आया इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. सो इट कॉस्टेड फॉर द, कितना एक्सचेकर आया, इट कॉस्टेड एक्सचेकर 6.4 करोड़ रुपीस. तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे, ठीक है. इट कॉस्टेड एक्सचेकर ऑफ 6.4 करोड़ रुपीस टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब देखो, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दौरा ही क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दौरा ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनफोर्स हुआ, एडॉप्ट हुआ या तैयार हुआ, प्रिपेयर हुआ. लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खुद कुछ फेज से निकल के आती है, ठीक है. इट गोज ऑन सेवरल फेजेस. एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थ्री फेजेस में काम करती है. 3 फेजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की. सबसे पहले जब ये बनी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, सो पहला फेज, आप इसको फर्स्ट फेज भी लिख सकते हो, ठीक है. फर्स्ट फेज कब से आएगा, 6 दिसंबर 1949, सॉरी 1946, 6 दिसंबर 1946 जब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. कब तक, टू फ्रॉम 6 दिसंबर 1946, कब तक, जब तक हिंदुस्तान को आज़ादी मिलती है, इंडिपेंडेंस डे, टिल इंडिपेंडेंस डे. सो हम लिखेंगे इसको, सॉरी, ठीक है. तो हम लिखेंगे इसको फर्स्ट फेज 6 दिसंबर 1946 से लेके 14 अगस्त 1947, क्योंकि 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद हिंदुस्तान में सिनेरियो चेंज होता है, हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस मिलती है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम भी कुछ और तब होने लगता है. तो इस फेज में, फर्स्ट फेज में जब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कब से बनी, 6 दिसंबर 1946 से लेके 14 अगस्त 1947 तक, जो पहला फेज है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. याद रखना, ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी. क्यों नहीं थी सॉवरेन बॉडी, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था. तो इंटरफियर था,
इंटरफियर था, एक्सटर्नल इंटरफियर था। जब एक्सटर्नल इंटरफियर होता है तो कोई भी बॉडी सॉवरेन सॉवरेन नहीं होती है, ठीक है। जब एक्सटर्नल कोई भी इंटरफियर नहीं होता तब ही सॉवरेनिटी मानी जाती है। सो अब इंटरफियर था, सर किसका इंटरफियर था? ब्रिटिशर्स का इंटरफियर था थ्रू द कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने डिसाइड किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या क्या बाउंड्रीज होंगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करेगी? तो पहले फेज में हम ये याद रखेंगे, इट वाज नॉट ए सोवरेन बॉडी। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए सोवरेन बॉडी ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज, ठीक है। एंड इट वर्कड अंडर द लिमिटेशंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। जैसे कि कैबिनेट मिशन प्लान ने जो लिमिट सेट की थी उसी लिमिट्स के अंडर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को काम करना पड़ा। सो दिस वाज द फर्स्ट फेज। अब हम सेकंड फेज की बात कर लेंगे। कब तक सेकंड फेज होगा भाई? आपको पता है जब हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस मिलती है। सो फ्रॉम फ्रॉम याद रखना 15th ऑफ अगस्त 1947, 15th ऑफ अगस्त 1947 से लेके कब तक? from 15th of August 1947 to 26th of November 1949। क्यों भाई ये डेट? क्योंकि बिकॉज ऑन द 26th ऑफ नवंबर 1949 हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था सारा तैयार था। यानी कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेन पर्पस था, जो मेन काम था हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, ड्राफ्ट करना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस डेट में खत्म किया था। सो सेकेंड फेज यहाँ पे ही खत्म होगा। जो ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम खत्म हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेकेंड फेज ही वहां से खत्म होता है। जब 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है, दैट मीन्स इंडिया वाज ए सोवरेन बॉडी। दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी भाई? एक सोवरेन बॉडी थी। सो इन द सेकेंड फेज from 15th August 1947 to 26 November 1949, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए सोवरेन बॉडी। उसके बाद क्या होता है याद रखना, एंड ये बात याद रखना, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? प्रोविजनल पार्लियामेंट का भी काम इसको करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो यहाँ पे कोई ऐसी बॉडी भी होनी चाहिए जो लेजिस्लेचर का काम करती उन दिनों। तो वो काम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही कर दिया, ठीक है। इसने फर्स्ट इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको इलेक्ट किया। ये लेजिस्लेचर का काम है। तो किसने इसको इलेक्ट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया। दैट मीन्स इट एक्टेड एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट। सो कब तक? 26 ऑफ नवंबर 1949। आई होप आपको सेकंड फेज भी क्लियर हुआ होगा। तो अब आएंगे हम थर्ड फेज में। थर्ड फेज कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? थर्ड फेज हमें पता है 26 नवंबर 1949 के बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अब इसका मेन जो काम है वो खत्म हुआ। टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो इसका काम हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये काम कर दिया। 27 नवंबर 1949 से लेके टू मार्च 1952, क्योंकि हिंदुस्तान में उन दिनों पार्लियामेंट नहीं था तो हमने पहले ही बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट। दैट मीन्स इस पीरियड में इसका सिर्फ एक ही काम रहा, क्या? टू एक्ट एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट, टू एक्ट एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट। सो इस फेज में, लास्ट फेज में जो अपना थर्ड फेज है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इस थर्ड फेज में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। क्यों? क्योंकि भाई 1952 में लोकसभा राज्यसभा बन जाते हैं, स्टैब्लिश हो जाते हैं। तो उसके बाद बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पूरा काम खत्म हुआ। तो यहाँ से एक छोटा सा आपको मैं क्विक रिवाइज कर लूंगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फेजेस में क्या हुआ भाई। फर्स्ट फेज में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट फेज था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। सो पहला पर्पस इसका कब कंप्लीट होता है? 26 ऑफ नवंबर 1949। लेकिन इस बीचों बीच यहाँ पे इसके दो फेजेस होते हैं। पहला फेज 1947, 14 अगस्त 1947 तक होता है, और
दूसरा फेज 15 अगस्त से स्टार्ट होता है, यानी कि 14 अगस्त के बाद ही दूसरा फेज स्टार्ट होता है। फर्स्ट फेज में क्या मेन था भाई, ये सोवरेन बॉडी नहीं थी। सेकंड फेज में ये सोवरेन बॉडी थी। इसने सेकंड फेज में प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम किया। फर्स्ट फेज में इसको प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम नहीं करना था। क्यों भाई, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लाज यहाँ पे तब तक चल रहे थे। तो 26 नवंबर 1949 में जब हिंदुस्तान का आइन जो है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका, पूरा एडॉप्ट हुआ, तो अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास एक ही काम बचा, टू एक्ट एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट। सो थर्ड फेज में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मार्च 1952 तक एक्ट किया एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट। बिकॉज इन मार्च 1952 क्या होता है, बिकॉज इन मार्च 1952 हमारे लोकसभा राज्यसभा जो है वो बन जाते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप थ्रू चैट हमसे पूछ सकते हैं, चैट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रैश कोर्स है, टाइम लिमिटेड है, इसीलिए बहुत हम तेज जा रहे हैं, तेज पढ़ा रहे हैं, बट हर एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। सो यहाँ तक आपने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 3 फेजेस। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भाई मेन मकसद क्या था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेन मकसद था, टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात हम सबको पता है, टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी के लिए ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मेन बनाया गया था कि वो हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान का ही आइन बना दे। लेकिन इसी बीचों बीच हमने देखा कि इसने एक्ट भी किया प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो इसने एक्ट भी किया प्रोविजनल पार्लियामेंट। सो बिसाइड स्मैकिंग या प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ और काम किए। अब इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और क्या क्या काम किए। एक तो मेन काम इसने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया, वो तो इसको करना ही था, लेकिन इसने कुछ और भी काम किए। इसने क्या क्या इंपॉर्टेंट, पहला काम, इट रेटिफाइड, इस पॉइंट को याद रखना, इट रेटिफाइड द इंडिया, याद रखना, इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप। कहाँ पे मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, ऑफ कॉमनवेल्थ कब किया, इन मई 1949। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही रेटिफाई किया इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑन मई 1949। ये पहला पॉइंट था। बिसाइड्स मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इट एक्ट इट हैड अदर फंक्शन। तो अदर फंक्शन में क्या आया, सबसे पहले इसने रेटिफाई किया इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। याद रखना किसने अडॉप्ट किया है भाई, आपका नेशनल फ्लैग, जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कब किया, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 ऑफ जुलाई, 22 जुलाई 1947। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ है, 22 जुलाई 1947। वहाँ एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये भी पूछा जाएगा क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया है या आपके पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया है। द राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट थिंग इज दैट, नेक्स्ट पॉइंट, अनदर पॉइंट क्या है, इट adopted the national anthem and national song on the same day। so national anthem भी adopt किया, national anthem and national song, it adopted the national anthem and national song on 24th of Jan 1950। याद रखना कब किया इसने अडॉप्ट नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है वो 24 जैन 1950 को ही अडॉप्ट हुआ है। और किसने अडॉप्ट किया है भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही। तो हमने देखा इंडिया की मेंबरशिप जो है रेटिफाई हुई, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप जो है रेटिफाई हुई 1949 में। अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947। उसके बाद नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग 24 Jan 1950। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, सो नेक्स्ट इज दैट इट इलेक्टेड द, याद रखना, इट इलेक्टेड फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट।
तो इट इलेक्टेड, याद रखना ये पॉइंट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कौन थे पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप एक काम करिए, लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन होना मस्ट है, क्योंकि वहाँ ही आपको हमारे क्लास की लिंक मिलेगी, और हम आप लोगों के साथ जूम सेशन सिर्फ लाइव जूम के थ्रू ही कर सकते हैं। तो वो आपको टेलीग्राम में लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन करते रहेगा, ठीक है। और इट इलेक्टेड, बाकी दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर लेना। इट इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और कब बनाया गया, कब इलेक्ट किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। आप देख रहे हो भाई, कौन कर रहा है ये सब चीजें? भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भाई? जो 6 दिसंबर 1946 में बनी थी। तो ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ओके, इन चीजों का ख्याल रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हमने देखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया थ्रू डिफरेंट कमिटी, जैसे कि उनमें से इंपॉर्टेंट कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। तो उनमें से इंपॉर्टेंट जो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आज का सेशन हम यहाँ तक ही रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सिस्टम में फॉल्ट आया, तो इसकी वजह से हम आगे नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ तक रखेंगे, कल इससे आगे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।